बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और करंट सिचुएशन के अंदर अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। आप लोगों का प्रीवियस सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारा एक तो कोर्स है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का, जो पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस टेक्नोलॉजी, उसकी जगह अब इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जस्ट हम कुछ करंट सिचुएशंस की बात करेंगे और अपने कोर्स की बात करेंगे, हमने किस तरीके से लेके चलना है, और कुछ प्रीवियस रिवीजन की तरफ भी जाएंगे। अब देखें, करंट सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें डैमेज कर रही है कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से। वो फिज़िकली हो सकता है, वो साइकोलॉजिकली हो सकता है, वो हमारा मेंटली हो सकता है। तो कोरोना जहाँ तक हमें इसने नुकसान पहुँचाया है वो मल्टीपल वेज हैं। इकोनॉमिकल हो है, हमें फेयर प्रोवाइड किया है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे मीडिया पे हर टाइम चल रही है या हम देख रहे हैं स्टेटस सोशल मीडिया पे जितना भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसने साइकोलॉजिकली स्ट्रेस क्रिएट किया है। तो फियर एक ऐसी चीज़ है जो हमें मल्टीपल डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है। तो हमने इन चीज़ों को ओवरकम करना है। कैसे ओवरकम करना है, हमने किस तरीके से अपनी फैमिली को बचाना है इस फेयर से। तो फेयर के नुकसान क्या हो सकते हैं, हम सबसे पहले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देख लेते हैं फेयर का क्या होता है। देखें, फेयर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर। इम्यून सिस्टम का बिल्कुल ख़ात्मा करके रख देता है। जैसे ही हमें ज़्यादा फेयर होता है या कोई भी स्ट्रेस आती है तो इम्यून सिस्टम हमारा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक्चुअली हमारे बहुत सारे जो डाइटेटिक फैक्टर हैं उन पे डिपेंड कर रहा होता है, और हमारे इंटरनल हार्मोनल और इंजाइमेटिक सिस्टम इसको चला रहे होते हैं इम्यून सिस्टम को। जैसे ही हमारा हार्मोनल या हमारे इंजाइमेटिक सिस्टम डिस्टर्ब होगा फियर की वजह से, जैसे स्ट्रेस क्रिएट होगी, तो हमें मल्टीपल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ेगा। इसके नतीजे में हमें कार्डियोवैस्कुलर डैमेज, इससे हार्ट बीट बढ़ सकती है। हार्ट बीट बढ़ने से बहुत सारे मल्टीपल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है। जैसे ही फियर की सिचुएशन आती है तो हमारा जो गैस्ट्रिक मूवमेंट है, जो हमारे स्टमक की मूवमेंट है, वो इम्प्रॉपर हो जाती है। जब स्टमक मूवमेंट, वाल की कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो हमें जो फूड की डाइजेशन है, जो उसकी हम कहते हैं कि मिक्सिंग अप है, वो प्रॉपर नहीं हो रही होगी, उसमें एक्सियल सेक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, तो हम मल्टीपल डिसऑर्डर की तरफ जा रहे होंगे, प्रॉब्लम की तरफ जा रहे होंगे। यहाँ पे अल्सर है। अल्सर एक क्रोनिक स्टेज तक जाने के बाद होता है। इससे पहले हमारे पास गैस्ट्राइटिस है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। गैस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या होगा, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो फास्टर हो सकती है, क्योंकि हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। इस के साथ साथ फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है जब भी हम फेयर सिचुएशन के अंदर होते हैं। तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे ही क्रिएट होगा तो हम बहुत ज़्यादा फेयर सिचुएशन के अंदर हर तरीके से अपनी सेहत को खो रहे होते हैं। हमने इस चीज़ को रिकवर करना है, अपने आप को भी मॉनिटर करना है, हमने अपनी फैमिली को भी मॉनिटर करना है, हमने उनको साइकोलॉजिकली तैयार करना है कि नहीं, हम बचना चाहिए, डरना चाहिए। हम क्या करें, अपने आप को प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर की तरफ लेके चलें। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों की डिग्री न्यूट्रिशन की है, तो आप उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस पे भी आपने जो पढ़ा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अब एक डायमेंशन आपको पता चल गई है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आप अपने घर वालों को रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि किस तरीके से आपने जो अपनी डाइट मेंटेन रखनी है, आप अपने आप को फेयर से किस तरीके से लेके जाना है। यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं जिक्र करूँगा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है, वो रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है। जो रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है या हार्मोन है, उसने हमारी लाइफ को चलाना है। जब आपको फेयर की सिचुएशन आएगी, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वर्क करने लगेगा, जैसे कि यहाँ पे एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। अब जैसे ही इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी
तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी, अगर यही कांस्टेंट रहा 2-4 दिन, हफ्ता दिन, तो हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उतना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड के अंदर रिलीज करने के लिए। अब ये जैसे ही होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और हम क्या होंगे, प्री डायबिटिक सिचुएशन में चले जाएंगे, ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होने की वजह से। अगर हमने अपनी डाइट को कंट्रोल ना किया, अगर हमने अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन ना रखा, हमने अपने फेयर को कम ना किया, हमने इस कोरोना की जैसी वबा है इसके हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा हम डैमेज हो रहे होंगे। इसलिए हमने क्या करना है कि अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को हर तरीके से बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपने बिलव्ड वंस को बचाना है, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस देनी है कि नहीं ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ आ जाएं, आप मास्क प्रॉपर यूज़ करें, आप अपनी डाइट प्रॉपर यूज़ करें, आप हाँ इस सिचुएशन के दौरान एक ज़बरदस्त फैक्टर है वो आपकी एक्सरसाइज है। आप अगर घर के अंदर ही अपनी एक रेगुलर शेड्यूल एक्सरसाइज मेंटेन रखेंगे तो आप बहुत सारे जो फेयर स्ट्रेस है या आपके मेंटल कोई स्ट्रेस है तो आप क्या करेंगे, उसको ओवरकम कर लेंगे काम करने के साथ साथ। अगर आप काम नहीं करते, घर बैठे रहेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर प्रोडक्शंस ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर्स, सम फेयर स्ट्रेस्ड कंडीशंस, वो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा होगा और अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारी फैमिली के साथ क्या होगा। हाँ, आप बाहर ना निकलें, आप अपने ख़ानदान को प्रॉपर केयर के अंदर रखें। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही पर्सनल सेफ्टी की बात मैं कर रहा था। एक कोट के तौर पर हम कह सकते हैं सर्वाइवल इज़ द प्रायोरिटी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा शख्स जिसके दोनों बाजू नहीं होते और दोनों टांगें बिल्कुल अपाहज सी होती हैं, लेकिन फिर भी वो रोड के ऊपर भीख मांग के किसी ना किसी तरीके से काम करके वो अपने आप को सरवाइव करने के लायक बना रहा होता है, खाता है, अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है ताकि वो 4 दिन ज़्यादा जी सके। ये हर इंडिविजुअल, ये एक चींटी से लेकर एक माइक्रोब से लेकर हमारे बड़े से बड़े जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ तक सब के सब जो सर्वाइवल है उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं। हम माइक्रोबियल बात कर लें तो वो अपने अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस लेके आ जाते हैं। हम बड़े जानदार के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो वो स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर अपने आप को मूव कर जाएंगे या कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लेंगे जिसकी वजह से उनकी बका क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकेंगे। अब केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, यही स्टेटमेंट हमेशा चलेगी कि आप अपनी केयर करें, अपना ख्याल रखें और अपने ख़ानदान का ख्याल रखें। हाँ, यहाँ पे देखें, इट्स नॉट एंडिंग बट मोर पावर एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज गिफ्टेड बाय गॉड। दुनिया ख़त्म नहीं होने जा रही, यहाँ पे एक रोल अप्लाई होता है। उस रोल के अंदर क्या है, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे तो आप सरवाइव करेंगे, अगर आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगे। यही चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी। उसने यही कहा कि जो जानदार इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा हेल्दियर हैं वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी जनरेशन ज़्यादा आगे बढ़ती है, और वही जानदार अपने आप को इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो वीकर होते हैं वो डेथ की तरफ चले जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखने के साथ साथ अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है। हमने अपने ख़ानदान को जो ऐसी डाइट्स हैं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, जो इम्यूनो बूस्टर हैं, हमने वो देने हैं, हमने प्रोबायोटिक्स देने हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत सारी जो हमारी जड़ी बूटियां हैं
अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम या खांसी होता है तो हम उनका कहवा वगैरह बना के दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बहुत सारी हमारी एक्चुअली हमने यहाँ पे जो फ्लू कंडीशन होती है या ज़ुकाम होता है, ज़ुकाम के अंदर हमने वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए करना ये होता है कि खुश्की क्रिएट कर दें। अब हमने खुश्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और ये जो हमारे पास जड़ी बूटियां हैं ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बॉडी को प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर और साथ साथ इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनो बूस्टर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगर आप जिंदा होंगे तो आप फर्दर आगे बढ़ सकेंगे, अगर जिंदा नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। सो केयर करें अपनी और अपने ख़ानदान की। हाँ, यहाँ पे हम कुछ फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बात कर लेते हैं। HEC पॉलिसी, हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग सारे के सारे फर्स्ट सेमेस्टर से प्रमोट हो गए सेकंड सेमेस्टर के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अगर आपने स्ट्रगल ना की, साथ साथ ना चले, तो फिर आपका रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर वाला अगर अच्छा भी था तो वो डैमेज होगा सेकंड सेमेस्टर की रिजल्ट की वजह से। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अच्छी तैयारी नहीं कर सके तो सेकंड सेमेस्टर आपका बहुत अच्छा जाता है, तो आपको उतना ही फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मिलेगा जितना आपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर मेहनत की है। यहाँ पे HEC की पॉलिसी यही है कि जो बच्चे हमने प्रमोट किए हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट वही लगेगा जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जितना वो परफॉर्म करेंगे। सो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ चलें और अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट करें और सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। यहाँ पे मैं साथ बात करता चला जाऊँ ऑनलाइन क्लासेस की, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये कुछ ना कुछ बहुत बेहतर होता है कुछ ना होने से। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर आपने मेंटली ये सोच लिया कि हम यहाँ से कुछ लर्न कर ही नहीं सकते, तो आप यकीनन लर्न नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो कुछ हमारा ब्रेन हमें ऑर्डर कर रहा होता है तो हमारी टोटल एक्टिविटी उसी की तहत होती चली जाती है। आपने एक दफ़ा सोच लिया कि यहाँ से हमें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही, तो आप सारा दिन वीडियो देखते रहें तो आपको समझ नहीं आएगी। तो HEC की पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। फर्दर साथ साथ पॉलिसियाँ इशू होती रहती हैं। इंशाल्लाह अगस्त के अंदर, ये ज़्यादा अरसा नहीं है, अगस्त के अंदर दोबारा क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि आजकल न्यूज़ चल रही हैं कि स्कूलों को भी हम सेफ्टी मेजर्स के साथ साथ ओपन करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा कॉलेज भी और इसी तरीके से बाकी जितने भी तालीमी इदारे हैं वो भी खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो हमें इस तरीके के इशू नहीं आएंगे। हाँ, ये दिन हैं, साथ साथ में वही कहता चलो जाऊँ गोल सेटिंग के। अगर आप लोगों ने अपने गोल सेट कर लिए, अगर आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया, अगर आपने ये सोच लिया कि हमने आगे बढ़ना है, तो आप इन्हीं दिनों के अंदर टोटल मेंटली आप प्रिपेयर हो सकते हैं। जो डेफिशिएंसीज हैं आपकी FSC लेवल पे, जो आपको पिछले सेमेस्टर में लगता है डेफिशिएंसीज हैं, या यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको और साथ साथ फ्यूचर में आपने क्या करना है, सारे के सारे प्लान आप लोग कर लेंगे, तो उसको अचीव करने के लिए भी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उसके मुताबिक चल सकते हैं। यहाँ वही बात, लर्न टू लीड। कभी ये सोच कर नहीं आप लोगों ने पढ़ना, नहीं सीखना कि हम जस्ट पे के लिए, सैलरी के लिए आगे जा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पैसे कमाए जा सकते हैं। जो कुछ भी सीखो, लीड करने के लिए सीखो, आगे बढ़ने के लिए सीखो। ऐसे सीखो कि लोग आपको फॉलो करें, ऐसे ना सीखो कि जस्ट आप गए, जॉब की और वापस चले गए। जॉब की, लेक्चर दिया, कहीं पे पढ़े या कहीं पे किसी भी तरह की जॉब की और वापस चले गए। ऐसे लोग ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे सीखें कि आप लीड कर सकें। जहाँ पे कोई क्वेरी हो, जहाँ पे कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों के हमारा कांटेक्ट है। इंशाल्लाह हम इंटैक्ट रहेंगे हर तरीके से। अल्लाह ताला से हमें हर तरीके की उम्मीद है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंशाल्लाह ज़रूर कॉलेज जल्द ओपन होंगे और हमारी मुलाकात होगी। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमारा, क्योंकि जो है कोर्स है, डिग्री है, वो न्यूट्रिशन की है, तो इसी के ही हमने इर्द गिर्द घूमना है टोटली। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच। अब
हमारे डॉक्टर साहिबान हैं वो जस्ट क्या करते हैं, कीमोथेरापी कर सकते हैं। कीमोथेरापी के साथ साथ हमारी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, तो वहाँ पे हमें एक न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है डाइट प्लान्स बनाने के लिए, हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए, हमारे डे एक्टिविटी मैनेज के लिए, हर तरीके की मैनेजमेंट हमें क्या कर रहा होता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बहुत बड़ी बात है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। जो लोग अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं करते, अल्टीमेटली उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो कहीं सिंथेटिक मेडिसिन का सहारा ले रहे होते हैं, केमिकल्स का सहारा ले रहे होते हैं, और वो केमिकल क्या करते हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। और वो साइड इफ़ेक्ट ताहयात हमारे साथ, हमारे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, तीसरे सिस्टम, चौथे सिस्टम, इसी तरीके से मल्टीपल डिसऑर्डर का हम शिकार होते चले जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो ग़िज़ा है उसने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। इस तरीके से अगर हम प्रॉपर से न्यूट्रिशन मैनेज कर लेते हैं, अपने आप को खाना पीना, उठना बैठना, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज अपनी प्रॉपर कर लेते हैं, तो हमारा वेट भी रिड्यूस होता है, साथ साथ हम हेल्दी भी हो जाते हैं। खाने का हम जितना भी खा लेते हैं, अगर हमारी एक्सरसाइज प्रॉपर हो तो हम वहाँ पे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को हर तरीके से बचा सकते हैं। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, ताकि हम किसी भी डिसऑर्डर या डिजीज़ की तरफ ना जा सकें। डिजीज़ हमेशा आती कब हैं, जब हम अपनी प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स सेट नहीं करते। हम ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं जिनके अंदर या तो माइक्रोबियल लोड ज़्यादा होता है, या उनके अंदर किसी भी तरह का फिज़िकल कंटेमिनेशन ज़्यादा होती है, या उनके अंदर केमिकल लोड ज़्यादा होता है, कोई ऐसा एक्टिव एजेंट होता है जो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को मुतासर करता है। तो हमने उन चीज़ों से भी क्या करना है, अपने आप को अवॉइड करना है, न्यूट्रिशन मैनेज करनी है, हर चीज़ को एक बैलेंस वे से इस्तेमाल करना है, और यही बैलेंस वे ही हमें बका की ज़मानत देता है। कहा गया है कि एतदाल से पेश आओ, हर जगह पे एतदाल करना है। तो न्यूट्रिशन चाहे ग़िज़ा हो, चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, एतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट की इन द सोसाइटी। सबसे पहले देखें बैलेंस न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब बैलेंस न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी ही सबसे बड़ी चीज़ है हेल्दी लाइफ के लिए, एक्टिव लाइफ के लिए, वर्किंग लाइफ के लिए, और हमारी इंजॉइंग लाइफ के लिए। अगर हमने बैलेंस डाइट यूज़ नहीं की, अगर हम किसी ख़ास न्यूट्रिएंट को ज़्यादा अरसे तक यूज़ करते रहे, तो उसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, और कॉम्प्लिकेशंस का हम शिकार होते चले जाते हैं। दूसरी बात हमारे पास है डिस्कसिंग एंड एडवाइजिंग ऑन वेट मैनेजमेंट प्लान्स। ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि न्यूट्रिशनिस्ट क्या करता है, ओवरवेट, अंडरवेट, ओबेसिटी की तरफ, जो प्री ओबेस होते हैं या उसके बाद वाली स्टेजेस में चले जाते हैं, ये सारी की सारी जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनको क्या करता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट मैनेज करता है, प्रॉपर डाइट प्लान्स बना के देता है, जिससे हमारे वेट मैनेज हो सकता है। उसके साथ क्या है, क्लाइंट को असिस्ट करता है न्यूट्रिशनल गोल्स सेट करने में, और क्या करता है, न्यूट्रिशनल प्लान ऑफर करता है उनकी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसके साथ साथ क्या करता है, वो एप्रोप्रिएट बिहेवियरल चेंज मॉडिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट एजेस और डिफरेंट पॉपुलेशन की डाइटरी अप्रोचेस के लिए। तो अब यही हमारा साइकोलॉजिकल और बिहेवियर चेंज जो है सबसे मुतासिर कुन हद तक हमें नुकसान पहुंचाता है। अब एक शख्स है, वो सुबह सुबह उठा और उसकी ईटिंग हैबिट जो है वो अच्छी नहीं है, उसने ऐसी डाइट इस्तेमाल कर ली है जिसकी वजह से उसको ब्लॉटिंग हो सकती है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम सुबह सुबह बगैर कुछ खाए दूध पी लेने से हो सकता है। अब ऐसी चीज़ क्या करेगी, बहुत ज़्यादा मुतासर करेगी। जिस शख्स के बहुत ज़्यादा गैस भरी हुई है और उसकी जो हार्ट है, हार्ट बर्निंग का इशू आ रहा है, उसका बिहेवियर चेंज होगा, उसका लाइफस्टाइल चेंज होगा, वो सुबह सुबह उठेगा, उसके अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस होगी, तो वो प्रॉपर लाइफ और उसका प्रॉपर बिहेवियर नहीं होगा।
तो हमने एक्चुअली क्या करना है, बिहेवियर को मैनेज करना है। साइकोथेरेपी भी हम यहाँ पे करते होते हैं लोगों की, उनको बताते होते हैं अगर हम आपने ये न्यूट्रिएंट नहीं लिया तो आपके साथ ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अगर आपने ये न्यूट्रिएंट नहीं लिया, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, विटामिन्स की बात होती है, यहाँ पे हम मिनरल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स वगैरह इन सब की अलग अलग बात कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बायोएक्टिव कंपोनेंट की बहुत बड़ी क्लास है, और वही बायोएक्टिव कंपोनेंट आजकल न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर यूज़ हो रहे हैं और हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिंग वे से चेंज कर रहे हैं। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो अपनी लाइफ को चेंज करते हैं बाय हार्ड वर्किंग, बाय ईटिंग अप्रोप्रिएट, बाय मैनेजिंग लाइफस्टाइल। तो हर तरीके से क्या करना है, हमने अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को मैनेज करना है। तो ये मैनेज कौन करवाता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट। वो प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, साइकोथेरेपी करेगा कि आपको विटामिन डी की कमी है, आपको विटामिन सी की कमी है, आपको विटामिन ए की कमी है, तो आप लोगों को कौन कौन सी डाइट्स लेनी है। तो अगर आपने ये डाइट्स ना ली तो ये क्या हो सकता है, जो इशू है परसिस्ट कर सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स। अब इसके साथ साथ करियर अपॉर्चुनिटीज़ की भी हम बात करते चले जाएं, तो अब न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कंसल्टेंट, सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से एक डॉक्टर ह्यूमन बीइंग की वेलनेस के लिए काम कर रहा होता है, तो न्यूट्रिशनिस्ट भी क्या करता है, एक वेलनेस का काम कर रहा होता है। जो लोग चलने फिरने से भी तंग होते हैं उनको वो उठ खड़ा करता है और दौड़ने तक लेके जाता है। ये सारी की सारी ड्यूटी होती है न्यूट्रिशनिस्ट की। न्यूट्रिशन कोच बन सकता है, अब कोचिंग कर सकता है, लोगों को बता सकता है कि आप अपनी डाइट किस तरीके से मैनेज करें। सप्लीमेंट सेल्स पर्सन हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको न्यूट्रोस्यूटिकल की एग्जांपल दी है, तो जिसको बायोएक्टिव कंपोनेंट्स का पता होगा तो वो क्या कर सकेगा, सप्लाई चेन के अंदर भी जा सकेगा, सेल पर्सन के तौर पर भी काम कर सकेगा। और वेलनेस राइटर की बात यहाँ पे आती है, तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि आप फीड रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो उसी वक्त आपके पास एक स्ट्रेटजी आ जाती है। आप लोग वहाँ पे सर्च करते हैं कि विटामिन सी कहाँ से मिलता है, तो आपको आ जाता है। आप सिट्रस फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको विटामिन सी, जैसे गुआवा है, आपके पास माल्टे हैं, संतरे हैं, ये चीज़ें आप खाएंगे तो आपके विटामिन ए ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो गूगल सर्चेस हैं आप जितनी भी करते हैं, तो ये एक्चुअली कौन कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट कर रहे होते हैं, और वो अपने ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं जो हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं और पढ़ते हैं, वहाँ से गाइडलाइंस हासिल करते हैं। उसके साथ साथ कॉरपोरेट वेलनेस सेंटर स्पेशलिस्ट, अब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस तरीके से स्पेशल डॉक्टर हायर किए जाते हैं, स्पेशल फिजियोथेरापिस्ट हायर किए जाते हैं, स्पेशल हर फील्ड का बंदा सेलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट भी सेलेक्ट किए जाते हैं ताकि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती रहें और वो उनकी सेहत मुतवाज़िन रहे। अब इंडस्ट्रियाँ क्या होती हैं, इंसानों के बल चल रही होती हैं, इंसानों की वजह से चल रही होती हैं। अगर एक शख्स एक दिन बीमार हो जाता है और वो है ऑपरेटर की वजह से अगर एक मशीन बंद होती है तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इन चीज़ों को मैटर करती हैं और वो वहाँ पे हर तरीके का स्पेशलिस्ट हायर करती हैं ताकि उनकी जो लेबर है, उनके एम्प्लॉय हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रहें, और जैसे ही सेफ़ रहेंगे उनकी मैक्सिमाइजेशन की तरफ चला जाता है, इनकम मैक्सिमाइज होती है, उनकी जो प्रोसेस लाइन है मैक्सिमाइज होती है। अब यहाँ पे दूसरी बात वही आ गई कि न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं, वेट लॉस सेंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं। अब जिन लोगों का हैवी वेट हो जाता है, अक्सर हमारी आजकल हर तीसरी औरत और हर पांचवें मर्द का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, उनका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा निकल आता है, बर्निंग इश्यूज आते हैं, गैस के इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, जो हैवी वेट है वहाँ पे डाइट के थ्रू क्या करता है, वेट लॉस सेंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करता है और लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि किस तरीके से क्या करें, आप अपना वेट लॉस करें। हेल्थ फूड एंड न्यूट्रिशन रिटेल स्टोर मैनेजमेंट, तो ये काम भी क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। वेलनेस इंस्ट्रक्टर, अब
यहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किस तरीके से आपने क्या करना है, लोगों को उनकी प्रॉपर लाइफ्स की तरफ लेके आना है। हम पिछले जो इंट्रोडक्टरी हमारा कोर्स रहा है, इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमने पूरा सेमेस्टर पढ़ा। उस सेमेस्टर के अंदर हमारे पास बेसिक कंटेंट थे। पाकिस्तान के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल की प्रोडक्शन क्या है, कैटेगराइजेशन क्या है, फूड कितने ग्रुप्स के होते हैं, तो फूड ग्रुप्स के हम डिवीजन करते हैं। जैसे हमने देखा था कि शेल्फ लाइफ की बुनियाद पर उनकी डिवीजन है एसिडिटी की बुनियाद पर। तो शेल्फ लाइफ की बुनियाद पर जब हमने बात की तो हमने सबसे पहले स्टेबल फूड्स की बात की, उसके बाद हमने सेमी पेरिशेबल और फिर पेरिशेबल फूड्स की बात की। इसी तरीके से हाई एसिड और मीडियम एसिड और लो एसिड फूड्स की बात की। तो ये सारी की सारी कैटेगराइजेशन हमने क्या करना है पिछले सेमेस्टर के अंदर पढ़ी, और हमने कुछ यूनिट ऑपरेशंस भी देखे कि किस तरीके से पहले लोग जो प्रीवियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है या लोग किस तरीके से स्टोन एज के अंदर, अर्ली स्टोन एज, लेट स्टोन एज और फिर मॉडर्न एजेस के अंदर किस तरीके से लोगों ने अपने फूड के यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म किए और अपने आप के लिए खुराक महफूज की। तो सबसे पहले हम बुनियादी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं जो हमने पिछले सेमेस्टर के अंदर पढ़ी। सबसे पहले है फूड। फूड क्या होता है, हम क्या फूड को डिफाइन करते हैं, कोई भी सब्सटेंस जब हम खाते हैं तो वो क्या करें, हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें। न्यूट्रिएंट के अंदर हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल हैं और वाटर है। ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, नरिश करते हैं। ये ऑक्सीडेटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीडेटिव एनर्जी के अंदर हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में एटीपी बनती है और एटीपी हमारी एनर्जी बॉडी की एनर्जी करेंसी कहलाती है। और वही हमारे डे ऑफ टाइम, नाइट टाइम जो भी वर्क कर रहे होते हैं हमें उसके लिए ज़रूरी होती है। इंटर कन्वर्जन हो रही होती है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। हम क्या करते हैं, फिजिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और सारी की सारी हमारी बॉडी जो वर्क एनर्जी तक लेके जाते हैं। ये ऑक्सीडेटिव एनर्जी क्या करती है, हमारे न्यूट्रिएंट्स फूड प्रोवाइड कर रही होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती है। ये किसके लिए, बॉडी एक्टिविटीज़ को फ्यूल करने के लिए, मटेरियल बिल्डिंग, हाँ हमारे मसल ग्रो अप हो रहे होते हैं, हम वक्त के साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं। ये सारी की सारी जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं हमारी बॉडी के, ये कंट्रोल कर रही, ये सारे के सारे मेंटेन कर रही होती है हमारी फूड। टिश्यू को बिल्ड करती है, सब्सटेंसेस सप्लाई करती है, रेगुलेटर के तौर पर एक्ट करती है बॉडी प्रोसेस के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फूड प्रोसेसिंग की। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन और ऑपरेशंस की बात हो रही है। ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम छोटा काम इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा एक्चुअली क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है। यूनिट ऑपरेशन हम उसे कहते हैं। देखें, तवज्जो करें, इधर उधर कोई भी बच्चा फोकस ना करे, अपने ही लेक्चर के ऊपर स्टे करें। मैं आपको बता रहा था यूनिट ऑपरेशन के बारे में। हाँ, अगर हम एक जैम बनाने की रेसिपी के अंदर बात कर लें कि हम किस तरीके से एक जैम बनाते हैं, हम एप्पल जैम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी पीलिंग करेंगे, उसका छिलका उतारेंगे। इससे पहले वाला जो यूनिट ऑपरेशन है वो क्या है, वॉशिंग। प्रॉपर वॉशिंग करेंगे, पीलिंग करेंगे, पीलिंग करने के बाद हम उसकी कोरिंग करेंगे, जो उसका इंटरनल कोर है वो रिमूव करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग करने के बाद हमने इसी तरीके से जो हम यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हर स्टेप हमारा क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है। तो फूड प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, कोई भी ऑपरेशन या ऑपरेशन जो क्या करता है, फूड की वैल्यू को चेंज कर देता है। ये क्या हो सकता है, हमारा एक सिंपल वॉशिंग से डेलिकेट प्रोसेस हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन का, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक नई प्रोडक्ट बना लेते हैं। और ये न्यू प्रोडक्ट हमारे लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट हो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आती है। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि हम कभी मीट का जो स्टोर्ड मीट है उसके कंसेप्ट से महरूम थे। अब आप किसी भी मीट शॉप के ऊपर जाते हैं, मीट स्टोर के ऊपर जाते हैं, उसी टाइम आप पैक मीट ले आते हैं। इससे बढ़कर रेडी टू ईट फूड्स मिलती हैं, आप जाएं ले आएं और घर उनको हीट अप करें, आप उनको ओवन के अंदर गर्म करें। गर्म करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं फूड साइंस के बारे में। फूड साइंस क्या है एक्चुअली? बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड सिस्टमेटिक नॉलेज है। ये क्या करती है? अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल अंडर वेरियस कंडीशंस टू विच दे मे बी सब्जेक्टेड। अब इसका मतलब हम ये ले लेते हैं कि जब हम फूड को हीट करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा, जब हम उसे ठंडा कर लेते हैं उसका बिहेवियर क्या होगा, या हम इसी तरीके से डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर रखते हैं तो जो फूड आइटम है उसका बिहेवियर क्या होगा, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही होगी। उसके बाद अगर हम उसे खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। तो ये सारा का सारा किस चीज़ के अंदर आ जाता है? फूड साइंस के अंदर आ जाता है। फूड साइंस एक्चुअली है क्या? बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमने वही बात है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हमारे पास मशीनरी आ जाती है, हम मशीनरी यूज़ करते हैं और ये मशीनरी हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ईज़ प्रोवाइड कर रही होती है हर काम के अंदर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन, हैंडलिंग और प्रोसेसिंग के लिए हम फूड की स्टोरेज के लिए भी क्या कर रहे होते हैं? इसको यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी वही जो हमने पहले डेफिनेशंस पढ़ी हैं। देखें बात इधर फोकस रही। अडल्ट्रेशन क्या होती है एक्चुअली? ये मैंने आपसे सवाल भी पूछा था। तो अडल्ट्रेशन, जब भी हम अडल्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम विलिंगली कोई भी इंफीरियर क्वालिटी की चीज़ जो लो कॉस्ट, जिसकी कीमत कम होती है, हम उस चीज़ के अंदर ऐड कर देते हैं जिसकी कीमत हमारे पास ज़्यादा होती है, ताकि हम अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, हम इकोनॉमिकली ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। तो अडल्ट्रेशन जो है वो जैसे दूध के अंदर लोग पानी मिला देते हैं, या इसी तरीके से बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, हनी के अंदर लोग शीरा डाल देते हैं ताकि क्या हो सके, उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें, कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। तो ये चीज़ें भी हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अडल्ट्रेशन मैंने आपको बताया क्या होता है? हम इंटेंशनली ऐड करते हैं, खुद ऐड करते हैं किसी भी चीज़ की। या तो हमने क्या करना है? उसकी क्वालिटी मास्क करना है। अगर हमारे पास कोई चीज़ इम्प्योर है, वो सेलेबल नहीं है या ईटेबल नहीं है, हम उसके अंदर ऐसे फ्लेवर्स ऐड कर देंगे, उसके अंदर हम कलरेंट्स ऐड कर देंगे, उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर देंगे, तो ताकि उसकी क्वालिटी को क्या किया जा सके? मास्क किया जा सके, छुपाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। तो ये हमारे पास क्या है? अडल्ट्रेशन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, हम अपने जो इकोनॉमिकल लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, जो फूड के अंदर बिजनेस कम्युनिटी करती है या छोटे लेवल पे लोग करते हैं, ताकि प्रॉफिट को क्या कर सकें? अपने मैक्सिमाइज कर सकें। अडल्ट्रेशन के बाद हम बात कर लेते हैं कंटेमिनेशन की। कंटेमिनेशन एक्चुअली होती क्या है? कोई भी हार्मफुल केमिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्वायरमेंटल फैक्टर फूड के अंदर मौजूद होगा तो वो कंटेमिनेंट होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? अगर खुराक ख़राब हो जाएगी तो वो क्या होगा? कंटेमिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं। उसके बाद हम कैरमलाइजेशन की। कैरमलाइजेशन क्या होती है? हम शुगर्स को हायर टेम्परेचर के ऊपर जब हीट करते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, वो टोटली रीअरेंज हो जाती हैं, ब्रोकन डाउन हो जाती हैं। जो कम्प्लेक्स पॉलीमर हैं वो क्या होते हैं? बनते हैं इसके नतीजे में, रीअरेंजमेंट के नतीजे में। तो कैरमलाइजेशन। अब यहाँ पे एक कैरमल फ्लेवर जनरेट होता है, वो कैरमल फ्लेवर कैंडी इंडस्ट्री यूज़ करती है, और इसके साथ साथ बहुत सारी जो बेकरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी क्या करती हैं? इस कैरमल फ्लेवर को यूज़ करती हैं। और हाँ, देखिए अब ये बात तो वजह से सुनने वाली है, जो हमने फूड को मैंने स्पेशली ये जो चीज़ें ऐड की हैं ये इसीलिए ऐड की हैं, आजकल हमारे पास कोविड का जो कंसेप्ट है वो हमें उन फूड्स की तरफ लेके जाता है जो जंक फूड्स हैं, जिनको लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो सबसे पहले वाली कैटेगरी है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाई एसिड फूड। अब इस हाई एसिड फूड के अंदर हमारे पास क्या है? बेवरेजेस आ जाती हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है? कुछ ऐसे पिकल्स आ जाते हैं जिनकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो पिकल्स एक्चुअली हम जब भी बात करते हैं पिकलिंग की, तो
वो फर्मेंटेटिव प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके अंदर हमारे पास प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हेल्थ को प्रमोट कर रहे होते हैं। जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं वो हेल्थ को प्रमोट नहीं कर रहे होते, वो वेट गेन का सबब तो बन सकते हैं लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं, बिल्कुल तबाह करके रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, टोटली हम इवन के चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहते, हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर की तरफ हम चले जाते हैं। तो हमने इस जो ग्रुप है स्पेशली हाई एसिड फूड्स का, जिसमें बेवरेजेस कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। एसिड फूड्स हैं जिनकी पीएच क्या होती है 4.5 to 3.7 के दरमियान में होती है, ये हमें इतना डैमेज नहीं कर रही होती हैं। उसके मीडियम एसिड और लो एसिड फूड्स हैं, ये हमारे लिए क्या होती हैं, एक हेल्थ प्रमोटिव फूड के तौर पर काम करती हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज रखती हैं। अब लास्ट में अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आप अपनी कोई भी क्यूरी हो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं, हर तरीके के सवाल आप लोग कर सकते हैं ताकि हम इस जो हमारी एक कलेक्टिव एफर्ट है उसको मैक्सिमाइज कर सकें, हम यहाँ से कुछ गेन भी कर सकें। सिर्फ यहाँ तक ना रहे कि हमने लेक्चर लिया उसके बाद जान छुड़ाई। अपने आप को आप लोग एक केयरफुल इन्वायरमेंट के अंदर रखें, अपने आप को सेफ रखें, अपने घर वालों को सेफ रखें। मेंटली आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि दुनिया के अंदर क्या हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये चीज़ें चलती आती हैं वक्त के साथ साथ। अगर हम हिस्ट्री के अंदर भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने कम्युनिटीज़ पूरी की पूरी तबाह कर दी। तो इन चीज़ों को मैटर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप लोग तवक्कल तो लिल्लाह, उसके साथ साथ अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।